नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की राजनीति 2024 चुनाव को लेकर के गर्म है और बता दें सभी राजनीतिक दल इस बार कोई एक सीट मिस नहीं करना चाहती। इसलिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव अपने अपने विधायक सांसद से बैठक करें। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मोहम्मद अली शरफ फातमी है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मिथिला मंच का, जो काफी अच्छा करती है दरभंगा में। आपका स्वागत है। देखिए, आप तमाम दर्शकों को कहेंगे जा देखिए, कुछ कटु सवाल होंगे, कुछ कड़े सवाल होंगे और सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए, जैसे कि इनकी आदत भी है कि मुस्कुराते हुए ही देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्होंने जब अपना कैरियर प्रारंभ किया था उस समय क्या आपको मालूम था कि इतने संघर्ष राजनीति में होता है? आप इंजीनियरिंग से आए थे, क्या आपको लगा था उस समय कि इतना संघर्ष झेलना पड़ा, इससे आरोप झेलने पड़ेंगे? कभी आपने सोचा था? देखो, संघर्ष तो जीवन के हर हिस्से में, आप पत्रकार हैं वहां भी संघर्ष है, आप अच्छे वकील बनना चाहते हो वहां भी संघर्ष है, आप डॉक्टर अच्छे बनना चाहते हो वहां भी संघर्ष है, आप जहां भी चोटी पे जाना चाहते हो। और मैं जिस ओहदे पे गया लोकसभा में 4 मरतबा, तो वो भी एक संघर्ष है। अगर आप मेहनत करेंगे तभी इतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं और आप उसके लिए योग्य हैं या नहीं, इसे आप ही को सोचना होगा, आप ही को सोच करके उसमें कूदना पड़ेगा। लेकिन पहले आपके जो तस्वीर देखे जा रहे थे, कई फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ भी थे। आप इंजीनियरिंग के उस समय काफी ज्यादा स्लिम बॉडी था आपका, तो उस समय जो आपकी इच्छा थी, सोच थी, क्या आपको लगा कि इस क्षेत्र में आना पड़ेगा? कि मैंने सोचा था कि आप राजनीति में भी कदम रखेंगे? नहीं साहब, ये तो आप जानते ही, मेरे पिताजी सन 62 में पहला एमएलए का चुनाव लड़े, तो परिवार तो पॉलिटिकल था ही, घर में माहौल भी था। और जब मैं अलीगढ़ पढ़ने गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं 7 साल इलेक्टेड पोस्ट पे रहा। तो मैंने तो विचार कर ही लिया था कि राजनीति करनी है और करनी है खिदमत के लिए, कोई दूसरा मकसद नहीं था। और मैंने कहा आपसे कि मैं सन 72 में पहला चुनाव लड़ा अलीगढ़ में और जीता, सन 74 में दूसरा चुनाव लड़ा, सन 75 में लड़ा, उसके बाद फिर सन 80 में लड़ा, और जब भी लड़ा तो मैं वहां से कामयाब हुआ। तो जब मैं दरभंगा से इतनी दूर रह करके और जहां बिहारी लोग कम ही होते थे वहां रह करके मैं कामयाबी हासिल कर सकता था, तो ये तो मेरी पैदाइशी जगह थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि जब भी मैं राजनीति में जाऊंगा लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और मैं यहाँ से कामयाब होऊंगा। एक चीज, जब भी कोई राजनीति में कदम रखता है तो एक शब्द आता है, किस जाति से। राजनीतिक दल भी पूछ लेते हैं किस जाति से, किस धर्म से, उस क्षेत्र में किसकी संख्या अधिक है। तो ये लगा होगा कि यहाँ पर जब भी आपको टिकट दिया गया या फिर आपको सामने लाया गया होगा, ये सोच के लाया होगा कि अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है तो फातमी जी जीत जरूर टिकट दिलवाएंगे। देखिए, एक ऐसी बात आप समझ लो, नंबर 1 तो धीरे धीरे आने वाले दिनों को देखना आप कि न धर्म काम करेगा, न जात, न बिरादरी, बल्कि आपके अंदर क्वालिटी कितनी है। आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर 1 मरतबा जीत सकते हो, लेकिन मैं 4 मरतबा जीता हूँ। सिर्फ धर्म और बिरादरी नहीं है, बल्कि आम आदमी अपने लीडर के अंदर बहुत कुछ चाहता है कि उसका जो है मिलना जुलना कैसा है, वो आम लोगों के काम में कितना इंटरेस्ट लेता है, इलाके के डेवलपमेंट में कितना इंटरेस्ट लेता है। ये सारी चीजें मिलती हैं तभी वो आपके साथ जुड़ता है। अब जहाँ तक सवाल पैदा होता है आबादी का,
तो वो आज के दिनों में कंसिडरेशन है। और उसमें आप जानते ही हैं कि दरभंगा लोकसभा में सबसे अधिक वोटर के हिसाब से ले लें तो अल्पसंख्यक ही ये सबसे नहीं, ज्यादा आपने वोटर है। पहले भी 2019 के चुनाव से पहले हमें पूरा लिस्ट दिखाई थी, आपने गिनाया था किसकी कितनी संख्या, कितनी कितनी नहीं, प्रतिशत है। अब तो बिल्कुल रिसेंट गणना हो गया। आपके नजर में क्या है, विश्लेषण क्या है? नहीं, आप करें विश्लेषण। देखो ऐसा है, 18-14 तो सब जान गए हैं। देखो और क्या? ऐसा है कि जो 1931 की का जो सेंसस है उसमें बिरादरी जात, अच्छा देखो, मुसलमान, दलित या अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी, इसकी तो गणना पहले से भी होती थी और उससे मालूम था कि दरभंगा लोकसभा में 22 से 23% के बीच में अल्पसंख्यक के लोग हैं। तो ये तो ऑब्वियस है, ये मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब किस बिरादरी की कितनी आबादी है उसकी जानकारी अब नए आने वाले मेरे ख्याल से जब जिला वाइज गणना की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या यहाँ अभी पर तो माना जाए 32%, आप पहले भी कहते थे 18 और 14, ये तो सीधा है एमवाई समीकरण, नहीं, जो पहले से लालू प्रसाद यादव की बात। नहीं, देखिए ये सब गलत है। मैं आपसे बताऊं कि ये एक लालू जी पे जो इल्ज़ाम है या उनकी पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगा था, हम बराबर कहते थे आप लोगों से कि राजद जो है कभी भी एमवाई की पार्टी को क्रिएट किया गया ताकि दूसरे लोग उससे दूर हों। एमवाई कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये एक समाजवादी पार्टी का ग्रुप है जो समाज में दबे कुचले लोगों को लेके चलती है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कई दफ़ा कि ये सब गलत इल्ज़ाम है। और लालू जी के पास जो भी वोटर हुआ करते थे वो मल्टी कास्ट थे। वो कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, यादव हो या विशेष बिरादरी के, बल्कि उनके पास समूह था। अपर क्लास के अंदर भी उनके एमएलए भी जीतते रहे, एमपी भी जीतते रहे और उसके वोटर भी थे। और दरभंगा के अंदर भी हम तो 7 चुनाव अपना लड़े हैं। हमें तो हर बिरादरी के लोगों ने वोट किया, चाहे वो दलित रहे हों, अति पिछड़ा रहे हों, पिछड़ा रहे हों या अगड़ी जाति के लोग रहे हों। तो मुझे तो कहीं शिकायत नहीं क्या लगता है है। लोकसभा चुनाव में ये 18 और 14 एमवाई समीकरण टूट जाता है क्या? 19 में आप देख लीजिए, 14 में आप देख लीजिए, क्या लगता है कि ये एमवाई समीकरण टूट जाता है मोदी के चेहरे को लेकर के? देखो एक चीज समझ लेना आप कि समीकरण वहां से नहीं टूटता है या वहां से जीत हार नहीं होती है। अब उसी समाजवादी आंदोलन के लोग मुख्तलिफ जगह पे बदले हुए थे। कुछ ग्रुप को नीतीश कुमार जी लीड कर रहे थे, कुछ को रामविलास पासवान जी जो गुजर गए उनकी पार्टी। तो ये एक ही पार्टी थी जिसके लोग इधर उधर बिखर गए। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है बिहार के अंदर, तो ये तो प्योरली जो कांग्रेस का वोट पहले होता था उसका एक बड़ा हिस्सा उनके साथ चला गया। इसलिए कि मुझे याद है कि सन 91 में जब मैं चुनाव अपना लड़ा था तो नंबर 2 पे कांग्रेस होती थी और बीजेपी की मेरा अपना जितना याद है कि जमानत जब्त हो गई थी। और एमएलए में भी हम लोग कहीं बीजेपी को कंसिडर ही नहीं करते थे। हमारी डायरेक्ट फाइट जो होती थी उस जमाने में वो कांग्रेस से होती थी। तो एक जमाना बदला, हालात बदले, कांग्रेस की कुछ उस जमाने के हिसाब से गलतियां थी। तो कहा जिसकी जाता है कि वजह से राजद ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, या फिर जैसे कि एक जो पानी में चीनी को नहीं, अब घोलता है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, राजद के सारे वोट बैंक जो थे वो राजद के हो गए। नहीं, अब 91 को याद करो। 91 में मुझे 3,18,000 वोट आया था
और कांग्रेस को 1,72,73,000, जितना मुझे एक्यूरेट याद नहीं, 72 होगा या 82 होगा, 72,000 वोट आया था। और बीजेपी को कितना था? बीजेपी को 70s में कहीं पर था। लेकिन यही नहीं था उतना, लेकिन हाँ, बीजेपी नहीं थी। लेकिन जब 96 को देखो आप, तो वो रिवर्स हो गया। मेरा वोट 3,21,22,000 हो गया, 4,000 वोट बढ़ा, लेकिन बीजेपी आगे बढ़ गई। बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ले ली 96 में, 5 साल के बाद उन्होंने कांग्रेस के जो बीजेपी आगे से। हाँ, तो वहां उसमें आरजेडी की गलती नहीं है, या उदाहरण जनता दल होता था, जनता दल की कोई गलती नहीं है, बल्कि कोई भी वजह रही हो, कांग्रेस का वोट कांग्रेस से भाग गया। अच्छा, एक अहम सवाल, अब भी जो चर्चा चल रही है, 18% की भागीदारी की बात हो रही है। एक बार क्या बिहार में उप मुख्यमंत्री के लिए कहा गया था पहले भी कि कम से कम एक अल्पसंख्यक होना चाहिए। अब आवाज उठने लगी है, टिकट को लेकर के आवाज उठने लगी है कि दरभंगा में भी अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। बिहार में भी अगला बार ये बात घोषणा कर दे नीतीश कुमार कि अल्पसंख्यक को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर 18% भागीदारी की बात है। इसको कैसे लेते हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हैं कि ऑलरेडी तेजस्वी साहब है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी उप मुख्यमंत्री की जगह तो दो उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। नहीं, होने को तो आप 10 बना लीजिए, तो उससे कोई माने नहीं है। 18% का कैसे महत्व होगा? नहीं, देखिए, 18 ओहदों से नहीं होता। 18%, देखिए, गणना का असली मकसद समझिए। गणना का असली मकसद यह है कि ये मालूम हो गया कि इनकी इतनी आबादी है, और उसके बाद उसका आर्थिक स्थिति क्या है वो आएगा असेंबली में। आप सोचे कि किसकी कितनी असेंबली में नहीं, ये आबादी नहीं, आपने देखा कि किसकी किस दर का कितना वोट। नहीं, इसका कहीं ये मकसद नहीं है। इस गणना का मकसद है कि इनकी इतनी आबादी है, इनके ऊपर सरकारी खर्चा कितना हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनको हम किस तरह से आगे प्लान करके उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी आबादी कितनी है। इस गणना का असली मकसद है कि सही मायने में उस बिरादरी की हालत कैसी है। अच्छा, सुनिए, अब अगर किसी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो कम्युनिटी की हालत तो ठीक नहीं होगी। कम्युनिटी की हालत तब ठीक होगी जब उस दबे कुचले लोगों को शिक्षा में, नौकरी में, कारोबार में, ठीक है ना, मौका मिले आगे। ये तो आपकी सरकार रही है ना, इतने दिनों तक आपकी सरकार रही। वही तो सवाल पूछ रही है विपक्ष। इतने दिन तक 33 साल तक मुख्यमंत्री ओबीसी रहे हैं, फिर भी ओबीसी को पिछड़ा बताया जा रहा है, और 14% को पिछड़ा बताया जा रहा है, 18% को पिछड़ा बताया रहा है। तो ये कैसे? ऐसा है कि ओवरनाइट किसी को धक्का नहीं दिया जाता है। जो जहां है वो तो है। अब जो बची हुई हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, अगर गुर्बत में है, नीचे है, दबे कुचले हैं, तो 33 साल में ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं हुआ उनके लिए बहुत कुछ हुआ है, ठीक है ना, समाजी एतबार से, इकोनॉमिक के हिसाब से, हर लिहाज से हुआ है। आप देख लो कि कितने उनके लोग आज पहुंच रहे हैं असेंबली में, लोकसभा में। उनको देखो कि आज कितने डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, लेकिन वो तादाद कम है, उसको अब बढ़ाने की जरूरत है। और बढ़ाने के लिए ये जानना जरूरी था कि उनकी आबादी कितनी है और उनका सोशल स्टेटस क्या है। जिनकी आबादी कम है उनको किस तरह आरक्षण दे दिया, चाहे वो सवर्ण में हो या फिर अलग अलग हो। तो हर में कास्ट में कम है जिनकी आबादी, जिनको आपने कहा कि काफी कम है जाति में, उन लोगों को भी तो कुछ मिलना चाहिए। उन लोगों को कैसे मिलेगा? दरअसल ये उन्हीं लोगों के लिए ये सर्वेक्षण है जो समाज में तालीमी एतबार से, मतलब शिक्षा के एतबार से,
पैसे के एतबार से, दौलत के एतबार से, कारोबार के एतबार से, ओहदे के एतबार से पीछे रह गया। अब इसमें सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए कि भाई ये बना दिया, भाई इस बिरादरी का डिप्टी सीएम बना दिया, तो उससे बिरादरी थोड़ी आगे जाएगी, वो इंडिविजुअल आगे चला। अच्छा फातिमा जी, एक बड़ा सवाल है कि बिहार से जाति कभी हटेगा क्या? जाति आधार पर ही चुनाव होता है, जाति आधार पर ही टिकट मिलता है, ये कभी हटने वाला, इससे विकास नहीं होता है। ये आपका बिल्कुल ही गलत मानना है। बिहार में शायद ही, हिंदुस्तान में शायद ही कोई एक राज्य हो जहां पे बिरादरी नहीं है। आप समझ लो कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि हिंदुस्तान से जैसे ही बाहर जाओगे, हिंदुस्तान से मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें बांग्लादेश को भी शामिल करो, पाकिस्तान को भी शामिल करो, इससे बाहर जाओगे तो बिरादरी आपको नजर नहीं आती है। लेकिन हिंदुस्तान में उसी मुसलमान के अंदर मुख्तलिफ बिरादरी है। ये तो अब पता लग रहा है कि मुसलमान में भी कई जातियां हैं, कई बिरादरी। पहले लोग नहीं जानते थे। नहीं, सभी जानते थे, कौन नहीं जानता था। तो बिरादरी जो है ये हिंदुस्तान की लाइन है। यहां पर उस लिहाज से कैटेगरी बनी कि भाई ये ब्राह्मण है तो ऊंची जाति के हो गए, ये क्षत्रिय हैं तो ये बड़ी ऊंची जाति के हो गए, ये स्वर्ण जाति जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बचे वो दलित में आते हैं। तो आप ये देख लोगे कि मुसलमानों के यहाँ दलित नहीं होते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग में बहुत लोग हैं, उसी तरह से आदिवासी भी लोग हैं। तो नहीं, मैं इसको कंप्लीट कर दूं आपको। तो ये बिरादरी जो है ना, जात, ये हिंदुस्तान के सिस्टम ने इसको जन्म दिया। और ये आप ये गलत बोलते हैं कि ये सिर्फ बिहार में है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में चले जाओ, किसी राज्य में, और रीजन भी पॉलिटिकल वही बनता है। चाहे आप यूपी चले जाओ, आपके बराबर में, मध्य प्रदेश चले जाओ, तो अब तो हर जगह हमने यहाँ मतलब पूरे देश के अंदर पाया है कि अगर कोई जिलाधिकारी आ जाए, कोई थाना प्रभारी आ जाए, कोई बीडीओ आ जाए, तो लोग पहले कहते हैं अरे ये तो अपने ही जाति का बीडीओ आया, ये अपनी जाति का। ये हर जगह है। ये बिहार में कुछ जगह अपेक्षा कर देते हैं कि चलो हमारी जाति का तो काम करेगा। नहीं, ये पूरे देश के अंदर है, इसमें बिहार को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल फातिमा जी, जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब भी हमने देखा है कई चुनाव आपका, और हम क्षेत्र में भी जाकर के आपके साथ भी कई जगह गाड़ी से घूम करके हम क्षेत्र में भी गए हैं, कई जगह जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है? ये कहा जाता है कि अगर फातिमा जी को टिकट मिलेगा तो सामने वाला जो भी होगा हिंदू मुस्लिम करके चुनाव होता है। ये आप भी इस बात को फील करते हैं, जबकि आपके पास हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। ये सब एक प्रोपेगेंडा रहता है भारतीय जनता पार्टी का, और यही प्रोपेगेंडा की पार्टी है ये। मुझे ये बताओ, मैं एक इलेक्शन जीता कांग्रेस के खिलाफ और 3 चुनाव जीता हूं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ठीक है ना? तो ये तो करते ही हिंदू मुसलमान। लेकिन एक चीज बताओ, मैं पहला चुनाव में मुझे 52% वोट आया। अल्पसंख्यक का वोट कितना है दरभंगा में? 22%। तो 30% वोट किसने दिया मुझे? दूसरे चुनाव में जो 96 का चुनाव था, उसमें मुझे 51 पॉइंट कुछ % वोट आया। तो फिर 22% अल्पसंख्यक ने दिया, बाकी का 30% 29% वोट कहां से आया? फिर जब तीसरा चुनाव हुआ तो उसमें मेरा परसेंटेज थोड़ा गिरा, क्योंकि एक तरफ से गुलाम सरवर साहब भी खड़े थे। तो उस चुनाव में भी मैं जीता, लेकिन मेरा परसेंटेज वोट 46 वगैरह के करीब आया 2014 में। जी, तो 1998 में। उस समय तो लालू जी की चलती थी, तो लालू जी के नाम पर भाई ठीक है, वो राजद की चलती थी, तो फिर मैं कह रहा हूँ ना, 22% वोट हमारा था, वो बटा हम में और सरवर साहब में। इसका मतलब फिर से हमको 30% वोट कहां से आया? मुसलमान का तो नहीं था, वो आम लोगों ने दिया। अब आ जाइए 2000 छोड़ दे, 99 का, तो 99 में भी हमें
344% वोट आया था। और आ जाइए 2004, हमें 57% वोट आया। मुसलमान का वोट कितना है? 22। हमें कितना आया? 35% वोट ज्यादा आया। कहां से आ गया? क्योंकि तो वो तो अब समझिए आप, तो ये कहना गलत है कि उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली गई। जैसे कि आप अब देखो अगर धीरे धीरे जो धीरे बीजेपी धीरे जो कांग्रेस का, जैसे आपने कहा वो मेरी कांग्रेस बात चला गया सुनिए, बीजेपी। सुनिए, धीरे धीरे पॉलिटिकल हालात बदले, सियासी हालात बदले, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी, फिर वही बिरादरी जात, जो लालू जी से थोड़ा दूर हुई और वोट कम हुआ आरजेडी का। तो इसकी वजह से वोट कम आया। ये मत कहिए आप कि हिंदू मुसलमान दरभंगा जिला अच्छा, के ये कब अंदर आपको अनुभव हुआ कि हिंदू मुसलमान कभी ज्यादा हो रहा है, एकदम ज्यादा किया जा रहा है, मतलब विपक्षियों के द्वारा? कभी ऐसा महसूस तो वो हुआ हर होगा दफा देखो, जब क्षेत्र में जाते होंगे तो? आप समझो कि जितना आज है इससे कम 91 में भी नहीं था, और इससे कम 96 में। ये हर आदमी अपने इलेक्शन को अपने हिसाब से लड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो देखो पूरे देश के अंदर आज हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं। अच्छा, 2014 की बात करें, याद कीजिए 2014 में आप भी लड़े थे, गोपाल उधर थे, कीर्ति आजाद और संजय झा भी थे। 1,04,5 कुछ इस तरह का वो वोट लाए थे। हमें याद है कि चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन हमने आपका इंटरव्यू लिया था काउंटिंग से पहले। आपने कहा था कि अब सभी समाजवादियों को एक साथ आ जाना चाहिए। नहीं, मैंने वही कहा था। हाँ, मैंने वही गेट पे कहा था। हाँ। कि ये 2014 की बात है कि मैंने ये कहा था कि ये अगर लालू जी और नीतीश जी अलग रहेंगे या समाजवादी लड़ते रहेंगे तो इसका फायदा दूसरे लोगों को पहुंचेगा, और इन सबको एक होना चाहिए। और उसी दिन 2014 के काउंटिंग की रात ही में मैंने नीतीश जी से 9 या 10 बजा होगा, रात का 10 बजा होगा, मैंने उनसे बात किया। और आपको याद होगा कि मैं दोनों को मिलाने में मेरा बहुत बड़ा रोल था, और इसीलिए 2015 में ये लोग मिलजुल के लड़े। बीच में फिर कुछ खटपट हुआ, लेकिन फिर जब मैं 2019 में हमें टिकट नहीं हुआ, फिर से हम करीब हुए नीतीश जी के, तो फिर से मैंने वही काम किया जो 2014 में किया था। मैं नीतीश जी को बराबर बात होती रही हमारी, और मैंने उनको बताने की कोशिश की कि अगर आप दोनों मिलकर लड़िएगा तो बिहार के अंदर कोई आपको हरा नहीं सकता है, और आप समाजवादी हैं और आपको ऐसे ही करना चाहिए। और फिर से ये दोस्ती हुई है, कहीं ना कहीं हम लोगों का भी थोड़ा ही बहुत कंट्रीब्यूशन है। अच्छा फातमी जी, आप वरीय नेता हैं। बिहार को अगर लीडिंग कुछ नेताओं में अगर लिस्ट दिया जाए तो उसमें आपका भी नाम आता है, और खासकर अल्पसंख्यक कहा जाता है कि आपको शहाबुद्दीन जी से भी संपर्क थे, आपके रिलेटिव भी थे, उस समय आपने भी मदद किया, उन्होंने भी मदद किया। तो क्या लगता है कि एक लीडिंग जो अल्पसंख्यक में होना चाहिए बिहार में राजनीति में, उसमें आपको आप कहाँ पाते हैं अपने आप को, ताकि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक पर जो फातमी जी के है पूरे बिहार में अगर जाए तो उसमें आप कहाँ पाते हैं कि आपका इस्तेमाल किया गया, नहीं किया गया? देखो, अल्पसंख्यक का वोट किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं होता, और आप कौन शहाबुद्दीन मेरे रिलेटिव से मुझे नहीं मालूम। 2 शहाबुद्दीन लीडर होते थे, एक सीवान के, किशनगंज के। तो रिश्तेदारी हमारी नहीं थी, हम लोग एक पार्टी के अंदर थे, दोस्त थे। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि बिहार के अंदर जो भी लीडर आरजेडी के रहे हों या जनता दल यू में रहे हों या पहले जनता दल था उसके अंदर रहे हों, उन्होंने कभी भी अपने आप को बिहार का लीडर क्लेम नहीं किया। हम लोग जनता दल में थे तो हम लोग लालू जी को लीडर मानते थे, आज नीतीश जी के पार्टी में है, उनको लीडर मानते हैं। तो एक बात समझ लो, जो लीडर है वो है, उसके पीछे हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और जहां तक लालू जी और नीतीश जी का सवाल है,
आपको मैं बता दूं कि जब मैं 89 में अपनी नौकरी छोड़ करके आया था, तो मैं इन दोनों के साथ इक्वली काम करता था। और हमें नीतीश जी भी बहुत मानते थे और सहयोग उनका रहा हमें टिकट मिलने में 91 में। और लालू जी तो हमारे पार्टी के सब कुछ थे ही। 91 के बाद जब हमको टिकट मिल गया तो मैं तो उनके साथ लगातार 30 साल तक, समझो कि 89 से 2019 तक लगातार उनके साथ काम अच्छा, किया। इसी से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल, फिर हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 18% आ जाने के बाद क्या ये बात संदेश आया है कि इस बार दरभंगा लोकसभा से टिकट आपको मिल जाएगी, या इस तरह की कोई चर्चा भी? 18% की बात कर रहे हैं, 18-14 दोनों मिल जाएंगे तो आप लग रहा है कि आपके सुनिश्चित हो सकती है, तो क्या इस तरह का कोई संदेश है ये जाति जनगणना में जो 18%? 18 पूरे बिहार का है, दरभंगा में ज्यादा आबादी है। 22 तो पहले था, तो अब हो सकता है कि अब 24? नहीं, अब ये नहीं मालूम कितना है, वो तो गणना का रिपोर्ट आएगा तभी मालूम होगा। तो देखिए, एक बात मैं आपको समझाता हूं, इसे समझ लीजिए आप। टिकट कितना किसकी आबादी है उससे कोई माने नहीं। कौन कैंडिडेट जीतेगा और कौन लड़ना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसके बारे में मैंने जानकारी नीतीश जी को दे दिया। ये नीतीश जी को फैसला करना है कि वो यहां से किसको टिकट देंगे। हमें देंगे, एक्स को देंगे, वाई को, जेड को। और टिकट किसी को मिले, सबको मिलजुल के काम करना है। हमें टिकट नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। यहाँ से आरजेडी का कोई उम्मीदवार हो जाए, यहाँ से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार हो जाए, यहाँ से संजय झा जी उम्मीदवार हो जाए, मैं तो उनके लिए काम करूंगा। इसी तरह से मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं उम्मीदवार हूं और मेरा यहाँ अधिकार भी बनता है। मैं 7 चुनाव लड़ा हूं, चार चुनाव जीता हूं और भारी भारी वोटों से जीता हूं। मैं भी उम्मीदवार हूं और मैं आखिरी दिन तक अपनी दावेदारी रखूंगा। जी, ये और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ के लोग हमें प्यार करते हैं, चाहते हैं। अगर नहीं चाहेंगे तो मैं उम्मीदवार नहीं बनूंगा, लेकिन अगर चाहते हैं और है तो मैं उम्मीदवार हूं। लोगों के चाहने से होता नहीं है, टिकट जब भी मिलता है ऊपर नहीं, आपको बहुत गलतफहमी है। आपको बहुत गलतफहमी है। आम आदमी जिसको चाहता है और जो जीतने वाला आम आदमी का कौन? आजकल बहुत सारे तरीके हैं, आपके जरिया, सर्वे के जरिया, आम लोगों से, वर्कर से बात करके। लीडर्स ऐसे नहीं है। लीडर के अंदर कुछ बात होती तभी वो लीडर है। तो मैंने आपसे बता दिया कि मैं उदाहरण दे देता हूं कि यहाँ पे हम भी उम्मीदवार हैं, मैं भी उम्मीदवार हूं और संजय झा जी भी उम्मीदवार हैं। ये एक दल से। तो अगर इन दोनों में, और राजद भी दावा ठोक रही है कि परंपरागत सीट है। हाँ भाई सुनिए ना, इन दोनों में से जो लड़ेगा, कोई भी लड़े, वो लड़ेंगे, मैं उनकी मदद करूंगा, मैं लड़ूंगा, वो हमारी मदद करेंगे। ये आपको हम बिल्कुल 500% बता देता हूं। जहां तक राजद के उम्मीदवार हैं, अब उसमें कौन कौन उम्मीदवार मुझे जानकारी नहीं, और वहां से कोई भी उम्मीदवार होगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, संजय झा जी की जिम्मेदारी होगी कि हम उस उम्मीदवार का साथ दें, उसको जिताएं। ये जो इंडिया गठबंधन है उसको जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक कैंडिडेचर तय नहीं होता है, जब तक कि कोई उम्मीदवार तय नहीं होता है, सामने नहीं आता है सारे लोगों के अंदर बैठ करके, मैं उम्मीदवार हूं। और मैं समझता हूं कि जो काम मैंने जनता के लिए किया है, जो प्यार हमने जनता को दिया है, जो जनता ने हमें प्यार दिया है लगातार, वो कंटिन्यू है और मुझे टिकट भी मिलेगा, मैं जीतूंगा। ये अभी आपने नाम लिया आपने संजय झा का। संजय झा लगातार क्षेत्र में काम कर, वो अपना जो ऑफिशियली वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक राजनीतिक भी, हर जगह सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों में नीतीश कुमार जी की कार्य को बता रहे हैं।
तो एक तरफ देखा जा रहा है कि वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और दूसरे जो और भी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे आप भी हों या और भी हों, उनका जो एक्टिविटीज होता है जनता के बीच में वो थोड़ा सा थम सा गया है। तो लोगों में है कि थम सा गया, इसका कारण क्या है कि सभी ने संजय झा को मान लिया है? नहीं, आप बिल्कुल ही गलत तरीके से चीजों को पेश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जनता दल यू का जितना कार्यक्रम होता है, बड़े कार्यक्रम, उसमें मैं मौजूद रहता हूँ, और नहीं तो कहिए मैं सब फोटोग्राफ आपको भेज देता हूँ। और बड़ा बड़ा प्रोग्राम यहाँ कराया हमने, जो बड़ी एक्टिविटी यहाँ हुई है सब में रहा हूँ। जो जनता दल यू की मीटिंग पटना लेवल पे हुई उसमें भी रहा हूँ, जो दिल्ली लेवल पे हुई है वो भी रहा हूँ। आप जानते हैं मैं पार्टी का महासचिव हूँ, सीनियर महासचिव हूँ, और उसकी हैसियत से कभी झारखंड, कभी मणिपुर, जहाँ भी चुनाव हुआ वहाँ भी गया हूँ। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है लोगों से संपर्क का, मैं नहीं समझता हूँ कि दरभंगा के अंदर मेरे इतना संपर्क में कोई भी लीडर रहता होगा, इसलिए कि संजय झा जी भी हैं तो वो प्रोग्राम में आते हैं, पेपट नहीं जाते हैं, और या कोई और लीडर विजिबल नहीं है, मरनी हरनी करनी हर चीज में दरभंगा के अंदर मैं रहता हूँ। पता नहीं आप असल में कभी कभी नाराज हो जाते हैं तो हम लोग तो निगाह ही नहीं जाती है। मैं हर कार्यक्रम में रहता हूँ, धरना हो, प्रदर्शन हो। नहीं, जनरल थिंकिंग हम बता नहीं, जनरल नहीं जो है, दिखता है, लोग कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है, तो लगातार जो एक्टिविटीज है, और बाकी राजद के किसी का नहीं है, कांग्रेस के भी कोई नहीं है, तो ये नहीं आपको, अच्छा आपको बताइए एक चीज, अब राजद की बात की आपने, राजद की कितनी सभाएं हुई हैं जब से इंडिया गठबंधन बना है? सैकड़ों हुई हैं। लोग एक्टिव हैं, उनके काम कर रहे हैं। जनता दल यू दिन रात काम कर रही है। आप हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल मंडल जी से पूछिए कि हम कितने कार्यक्रमों में गांव से लेकर शहर तक शामिल हुए हैं। देखिए क्या होता है कि एक विजिबिलिटी होती है, मेरा कभी भी नहीं रहा, मैंने इतना काम किया देश यहाँ अपने दरभंगा से लेकर के, हम उतना प्रचार प्रसार नहीं करते। हाँ, ये जो आजकल सोशल मीडिया है और जो मीडिया है, इस पे मैं उतना नहीं रहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और अंतिम सवाल, अब तो 24 कितने दिन हैं, 6-7 माह हैं, तो क्या आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? चला रहा हूं, फिर चलाएंगे या फिर शुरू कर देंगे? भाई मेरा जनसंपर्क चल रहा है। अभी दुर्गा पूजा का त्योहार है, अभी मैं शहर में मंडपों में घूमूंगा, फिर मेरा हनुमान नगर से लेकर बहादुरपुर होते हुए पूरे जिला का प्रोग्राम लगा हुआ है। तो आप ये कैसे समझ लें कि हम नहीं है? आप कहिए, मैं हर दिन दावत भेज दूं आपको, आप अपना कैमरा भेजिए। चले हमारे साथ मोहम्मद अली असरफ फातमी। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे दूसरा मुद्दा। लेकिन देखिए, जातीय जनगणना से संबंधित आज ये वार्ता इतनी आवश्यक थी क्योंकि ये आवाज उठने लगे हैं कि 18% और 14%, क्या 18% को इस बार टिकट मिलेगा? क्या 18% को बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा? ये चर्चा अब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच होने लगे हैं। यह अलग बात है कि दरभंगा में इसकी प्रतिशत कुछ बढ़ सकती है। तो इस बात को लेकर के चर्चा कि जाति जनगणना के बाद क्या उम्मीदवार की सीट तय कर गई है, वो भी जाति आधारित, इस बात की चर्चा अब हो रही है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल पर भी। धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत।